आगे बात करते हैं इस सेकंड टाइप, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में जो सेकंड टाइप था मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, इसको एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बुक से कोई एग्जांपल लेके देखते हैं और उसके हिसाब से आगे चलते हैं। हाँ, एग्जांपल नंबर 9 कर लेते हैं, पेज नंबर 58 पर है ये। इसमें मल्टीप्लाई का एक अच्छा अध्ययन आपको मिल जाएगा। ठीक है, एग्जांपल नंबर 9 देखें जरा। एग्जांपल नंबर 9 में ये दिया गया है कि a माइनस 2i इज इक्वल्स टू, a माइनस 2i का मान दे रखा है इस प्रकार की मैट्रिक्स में, है ना। ये है -1 2 3, उसके बाद में -2 1 1 और 3 -1 0, जो कि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। और आपसे ये पूछा गया है कि a माइनस 2i का मान ये होने पर आप बताइए a ट्रांसपोज का मान क्या होगा। मतलब a और a ट्रांसपोज याद करके उनको मल्टीप्लाई करने का हमें पूछा गया है। इसका मल्टीप्लाई आंसर क्या होगा वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको यहाँ से a निकालना पड़ेगा और a को निकालने के लिए पक्षांतरण करना चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो देख रहे हैं सॉल्यूशन की बात करें अब हम, तो देख रहे हैं कि यहाँ से जो है a का मान निकालने के लिए पक्षांतरण किया जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स प्लस में 2i, है ना। तो ये मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूँ सेम, -1 2 3 -2 1 1 3 -1 0 और फिर प्लस में है 2i। अच्छा, यहाँ पर i क्या होता है? i होता है संगत कोटि का इकाई अवयव है, तत्समक अवयव है। और यहाँ पर i से मल्टीप्लाई 2 हो रहा है और आप जानते हैं ये मल्टीप्लाई एक अदिश गुणन है एक प्रकार का, तो ये i के हर एलिमेंट से 2 गुणा कर देगा। तो प्लस में मेरे हिसाब से आप समझ जाएंगे 2i का मतलब ये हो गया 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। ठीक है, i क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो 2 से गुणा करते ही सब एलिमेंट में 0 तो गुणा होंगे नहीं 2 से, या 0 रह जाएंगे, बाकी सब ये डबल हो जाएंगे 1 के। ठीक है, अब प्लस के कारण आपको इनको जोड़ना चाहिए, तो a का मान ये आ जाएगा -1 + 2 मतलब +1, ये -2 + 3, यहाँ पर 2 है ना, 3 और -1, और यहाँ पर हो जाएगा 3 1 एंड 2। ये मैट्रिक्स a का मान आ गया। अब हमें आगे a ट्रांसपोज का मान भी चाहिए ताकि मल्टीप्लाई हो पाए इससे, तथा इससे ही हमें निकालना चाहिए at। तो ट्रांसपोज निकालना आपने सीखा है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में इंटरचेंज कर देते हैं संगत रूप से। तो फर्स्ट रो को बनाएंगे फर्स्ट कॉलम, है ना। तो फर्स्ट रो को बनाओ फर्स्ट कॉलम, तो बनेगा 1 -2 3, ये फर्स्ट कॉलम बन गया। आगे बनेगा 2 3 -1 3 1 2, ए ट्रांसपोज का मान याद है। ठीक है, अब हमें हमारा जो गंतव्य स्थान है वो उसको निकालना है ए ट्रांसपोज का मान। देखते हैं अब ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज मीन्स इन दोनों को एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ। ए का मान यहाँ से यही है 1 2 3, इसके बाद -2 3 1, ये -2 3 1 और 3 -1 2, और मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज मतलब 1 -2 3 2 3 -1 3 1 2। ठीक है, अब आपने कल सीखा है मल्टीप्लाई करना। हम करते क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स की पंक्ति को सेकंड मैट्रिक्स के स्तंभ से गुणा करते हैं। इसका क्रम ध्यान रखिएगा, पहले पंक्ति है, दूसरी बार में स्तंभ है। देखो आप गुणा करते हैं इसको, पहले क्या गुणा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल। की कोटि आप जानते हैं 3 क्रॉस 3, इसकी कोटि भी 3 क्रॉस 3, तो इसमें ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब पॉसिबल तो है, तो गुणा कर देते हैं और उत्तर आएगा वापस 3 क्रॉस 3 का ही। देख लीजिए, इसकी पहली पंक्ति को पहले स्तंभ पर रखो ऐसे ही और संगत एलिमेंट्स को गुणा करके जोड़ते जाओ। जैसे 1 गुणा होगा 1 से, तो 1 आ गया ना, -2 मतलब +4 आ जाएगा, फिर 3 3 9 हो जाएगा, फिर इसको इस पर रखने पर आएगा 1 × 2 मतलब 2 हो जाएगा, माइनस में 6 और माइनस में ही 3। ठीक है, इसके बाद इसको यहां रखने से बनेगा ये 3 -2 + 6, है ना, 3 2 6 होते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो से इसको गुणा करते हैं तो बनेगा 2 1 2, ये -6 -3, इसके बाद में 4 + 9 + 1 हो जाएगा,
और यहां से देखें तो 6 + 3 -2 हो जाएगा। अब बारी है थर्ड रो की, इसको गुणा कर लो इससे, तो ये बनेगा 3, है ना, मैं इसको इसके ऊपर रख रहा हूँ, समझ रहे हैं आप बात को, इसको इसके ऊपर रख, तो बनेगा 3 से 1 × 3 1 - 2 मतलब माइनस का 2 और आगे 6 हो जाएगा ये। फिर इसको इससे गुणा करना चाहिए तो बनेगा 6 + 3 -2 और लास्ट में ये बनेगा 9 + 1 + 4। ठीक है, हाँ, अब इसको सोल्व करके इसका आंसर लिख देते हैं जो भी आएगा। ये आप जानते हैं एडिशन होगा 14, ये बनेगा -9 + 2 मतलब -7 और ये बनेगा +9 - 2 मतलब +7। ठीक है, अच्छा उसके बाद में ये देख लीजिए, ये बनेगा अगेन -7, ये बनेगा 14, ये बनेगा जो है +7 और ये यहाँ से आप जानते ही है ना, ये बन सकता है +7 वापिस से +7 अगेन 14, तो ये आ गया मान ए ट्रांसपोज का, जो कि अगेन 3x3 कोटि का है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ए मैट्रिक्स निकालने के बाद में ए ट्रांसपोज निकालना आपने पहले सीखा है, और अगर दोनों के मान आपके पास आ चुके हैं तो ए ट्रांसपोज का मान आप निकाल पाओगे, कोई समस्या नहीं है। और वैसे देखें तो इसमें एक बात और स्पष्ट हो गई है, आपने पिछले लेक्चर्स में ये समझी है बात कि यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज ए, ये दोनों ही सममित अवयव मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती थी, आपने बात सीखी है पिछले लेक्चर्स में। और यहाँ पर क्या ये ए ट्रांसपोज एक सममित अवयव आ रहा है क्या? बिल्कुल है। ये मुख्य विकर्ण के सापेक्ष क्या ये इमेज इसकी मिरर इमेज नहीं बन रही क्या? है, -7 के सामने -7, 7 के सामने 7, 7 के सामने 7। इसका मतलब इस रूप में भी ये बात सही आती है कि हाँ ये प्रोसेस सही होगी, तभी तो इसका आंसर सममित रूप में आया है। ठीक है, तो ये एक डेमो एग्जांपल था, इसके अनुसार आपको लगभग सवालों को खुद हैंडल करना है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब देखिए थ्योरी में आगे दो बात और रह गई है, एक तो है शून्य के भाजक मतलब 0 डिविजर्स, मैट्रिक्स में कुछ शून्य के भाजक होते हैं उसकी हम बात करेंगे, और एक इसमें आगे रह गया है मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर किस प्रकार पावर चेंज होती है। ठीक है, इन दोनों की बात हम संक्षेप में करें क्योंकि इसका पोर्शन आपकी संक्षेप में दिया गया है। तो देखिए आप सबसे पहले बात करते हैं 0 डिविजर्स की, शून्य के भाजक। आप जानते हैं ये सिंपल अलजेब्रा का रूल होता है कि यदि दो संख्याओं का गुणा 0 आता हो, यदि दो संख्याओं का गुणा 0 आता हो तो ये आवश्यक है कि उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या पक्की 0 होनी चाहिए, तभी उनका मल्टीप्लाई 0 आएगा, वरना ये मल्टीप्लाई 0 नहीं आ सकता। यह आपने सीखा है। अब ये बात अलजेब्रा में सिंपल संख्याओं तक सीमित है, यदि यही बात मैट्रिक्स में लगाई जाए तो मैट्रिक्स में ये बात फेल हो जाती है, और इसको फेल किया गया इस हेडिंग में ही 0 डिविजन। जरा देखिएगा, तो आगे है शून्य के भाजक, और अवयव में ये बात हो रही है अवयव की, तो अवयव में शून्य के भाजक है ना, 0 डिविजर्स। तो ध्यान दीजिए ये होता क्या है, इसमें वास्तव में क्या बात कही जाती है कि यदि दो मैट्रिक्स इस प्रकार की हो, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, जिनको हम गुणा करें, मैट्रिक्स ए को और मैट्रिक्स बी को हम गुणा करें, और गुणा करने के बाद में उत्तर के रूप में हमें 0 मैट्रिक्स मिल जाए, मतलब इनका मल्टीप्लाई किया लास्ट में आ गया 0 मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट 0 होता हो, तो ऐसा होने पर यदि हम ये पहले ही प्राप्त कर चुके होते कि यहां पर ना तो ए ही 0 है और ना ही बी 0 है, तब हम ए और बी दोनों को ही शून्य के भाजक कहते हैं। ठीक है, यदि दो अशून्य मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई शून्य मैट्रिक्स आ जाता हो तो हम उन दोनों मैट्रिक्स को ही आपस में एक दूसरे की शून्य के भाजक मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल दे के इसको समझ लेते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स ए अगर इस प्रकार की चुन ली जाए, ठीक है, 0 0 मान लीजिए, यहां पर 4 5 चुन रहे हैं हम, उसके बाद मैट्रिक्स बी को मान लीजिए इस प्रकार की चुन ले हम, ये इसको ऐसे कर लीजिए ना, यहाँ पर 0 आ जाए, यहाँ पर आ जाए 4, ताकि मल्टीप्लाई करने पर इसमें दिक्कत ना आए। 4 7 0 0। आप जरा इसको समझो इसको अच्छे से, क्या ये ऐसी मैट्रिक्स नहीं है क्या जो खुद तो 0 नहीं है, इसमें कुछ अशून्य एलिमेंट आ गया, इसका मतलब खुद तो 0 नहीं है पक्का, लेकिन यदि यहाँ पर आप a गुणा b करेंगे, मतलब कि a
मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है 4 7 0 0, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर आप मल्टीप्लाई करके देख लो भले ही 0 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये बात स्पष्ट हुई कि यदि मैट्रिसेस में दो मैट्रिक्स ऐसी ली जाएं जो अशून्य है शुरुआत में ही, तो उनका मल्टीप्लाई शून्य मैट्रिक्स आ सकता है। और इसका एग्जांपल, ये अच्छा एग्जांपल हो सकता है इसका। तो ऐसा होने पर हम ए और बी दोनों को ही शून्य के भाजक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये केवल जानकारी है, इसके बेस पर कोई सवाल नहीं आएगा आपके भी। इसके बेस पर आगे सवाल आएंगे आपके बीएससी में। बीएससी में इसकी काफी अच्छी विवेचना की गई। अभी आपके केवल संकेत मात्र है इसका, ज्यादा इसमें चर्चा नहीं इसकी कोई। ठीक है, और आगे है मैट्रिक्स की पावर किस प्रकार से व्यवहार करती है गुणा करने पर। ठीक है, तो आगे देखेंगे अव्यूह की घातें, पावर ऑफ मैट्रिसेस। तो अव्यूह की घातें किस प्रकार से मूव करती है उसको आप यहां पर देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, यदि कोई मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मतलब उसमें पंक्ति व स्तंभ बराबर हो, तो यदि अव्यूह ए कोई वर्ग अव्यूह दिया जाए ना, अव्यूह ए है वर्ग अव्यूह है, अव्यूह ए के वर्ग अव्यूह होने पर हम ये चीज हमेशा प्राप्त करेंगे कि अव्यूह ए, मान लीजिए वर्ग अव्यूह होने पर इसकी कोटि सपोज n क्रॉस n है, ये मान लीजिए, तो अव्यूह ए को हम खुद ए से ही गुणा करेंगे ना। तो पहली बात तो गुणा पॉसिबल है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं कि वर्ग अव्यूह उठाइए। तो गुणा करने पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो ए स्क्वायर के रूप में लिखी जा सकती है। ये केवल जानकारी ही है। जैसे आप जानते हैं ना, x गुणा x एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या एक्स क्यूब होता है, पावर बढ़ती है ना संख्याओं में, चरों में। बिल्कुल वैसे ही मैट्रिक्स में भी ये जानकारी बताई गई है कि मैट्रिक्स में संख्याओं की तरह ही यदि खुद से खुद गुणा हो मैट्रिक्स तो उसकी पावर बढ़ सकती है। तो अब ये ए स्क्वायर बन गई, और ए स्क्वायर की भी आप जानते हैं कोटि n क्रॉस n या n बाई n ही हो जाएगी। और यदि हम इसमें ए स्क्वायर जो कि n क्रॉस n है, इसको दोबारा से गुणा करें a से, जिसकी कोटि पुनः n क्रॉस n ही है, तो वहां पर आप जानते हैं वापिस गुणा करने की कंडीशन है। अब ये बनेगा a क्यूब, वापिस कोटि वही है n क्रॉस n। और आप खुद समझ रहे हैं कि इसी प्रकार चलते चलते अगर हम लास्ट में कोई a पावर k, मतलब हमने k बार मल्टीप्लाई कर दिया है, a पावर k n क्रॉस n मैट्रिक्स लेते हैं और उसको भी हम कोई मैट्रिक्स a से गुणा करते हैं जिसकी पावर अगेन 1 है, तो उसका मान भी a पावर k प्लस 1 की तरह व्यवहार जरूर करेगा। ठीक है, तो ये एक जानकारी थी कि मैट्रिक्स में यदि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी पावर्स बढ़ सकती है। मैं दोबारा कह दूं, यदि यहाँ पर ये मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती ना, तो ये ऐसा नहीं होता। संख्या में तो हमेशा होता है ऐसा, पर यदि यहाँ पर मैट्रिक्स की बात करें, यहाँ पर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होने पर गुणा ही नहीं होगी ये मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इसकी कोटि मान लीजिए m क्रॉस n है, तो अगर इसकी कोटि m क्रॉस n है तो a इंटू ए हो ही नहीं सकता, क्योंकि m क्रॉस n और m क्रॉस n में वो कंडीशन होल्ड नहीं हो रही, प्रथम का स्तंभ सेकंड की पंक्तियां बराबर होना है ही नहीं। ठीक है, तो ये बात लागू है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में, हमेशा लागू नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमने ये देखा है कि पावर्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ही बढ़ेगी या घटेगी, वरना नहीं होगा ये नियम। तो हमने प्रश्नावली 3 की थ्योरी एट ए टाइम पूरी कर ली है, इतनी इसकी थ्योरी है। अब आगे हम इस प्रश्नावली के सवाल की तरफ बढ़ते हैं आगे। ठीक है, प्रश्नावली 3.2 में मैंने 6 सवाल लिखे हैं, अभी पहले इनकी बात कर लेते हैं। पहला सवाल देखिए, इसमें दिया है मैट्रिक्स ए और बी ये हो तो a माइनस बी और b माइनस ए याद करना है। कर सकते हो आसानी से खुद ही, हमने पहले किया भी ऐसा काम, तो ये खुद करना। आगे चलें। अब दूसरे सवाल में दिया है कि यदि a प्लस बी का मान ये मैट्रिक्स और a माइनस बी का मान ये मैट्रिक्स हो तो a का और b का अलग अलग मान याद कीजिए। ये करके देखते हैं, देखेंगे। दूसरे सवाल की बात करें हम, पहली बात तो इसमें दिया है हमें, इसमें एक तो a प्लस बी का मान दे रखा है ना। इसमें दिया गया है -7 2 0 और -5। इसको आप एक बार इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। आगे दिया गया है a माइनस बी, है ना। a माइनस बी का मान दिया है 3 0 -2 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। अब आप इसको सिंपल अलजेब्रा की तरह काम व्यवहार कर सकते हैं इसके साथ
ए का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ दो और बी का मान निकल घटा दो। तो अब एक काम करेंगे, अब यदि इसमें हम एक इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ देते हैं, तो जोड़ते ही यहां पर तो आप जानते हैं जुड़ने पर बी से बी कटेगा, तो यहां तो बनेगा 2a, है ना। और यहां पर ये जुड़ करके यहाँ पर बनेगा -7 + 3 -4, यहाँ पर बनेगा -2 और यहाँ पर बनेगा वापिस -2। और हमें चाहिए ए का मान, तो ए का मान निकालने के लिए गुणा वाला 2 इसके बट्टा में जाएगा और बट्टे वाली संख्या हर के बट्टा में चली जाएगी सबके। तो ए का मान ये आ गया फिर -2 -1 1 -1, ये ए का मान आ गया है। इजी है। ऐसे ही बी का मान निकाल लो, इक्वेशन नंबर 1 -2 कर दो, बी का मान आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो माइनस करने से आप देख लीजिए a माइनस ए कट गया, b माइनस माइनस बी तो जुड़ गया ना ये b, तो यहाँ पर बनेगा 2b इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कर दो आप माइनस, तो 7 - 3 मतलब माइनस का 10 हो जाएगा ये। यहाँ पर माइनस करने से प्लस का 2 बनेगा, यहाँ पर माइनस करने से 2 ही रहेगा और यहाँ पर माइनस करने से माइनस का 8 आ जाएगा। अब b का मान निकालने के लिए सब के बट्टा में 2, ये वाला 2 बट्टा में जाएगा, तो -5 1 1 और -4, ये इसमें b का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, इजी है सवाल। आगे देखिएगा, इसके बाद में तीसरे सवाल में दिया गया है कि यदि मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B ये 3x2 की मैट्रिक्स दे रखी है आपको, ये हो तो अवयव C ज्ञात करो जहां पर ये इक्वेशन होल्ड करती हो। अब ये भी इस प्रकार का सवाल मैंने आपको करवाया था एग्जाम्पल के रूप में, तो ये भी आप खुद ट्राई करना। पक्षांतरण करने से C का मान आ जाएगा माइनस में A और माइनस में 2B से, तो खुद करना, आसानी से हो भी जाएगा ये। चौथा सवाल देखिए, इसमें दिया गया है कि यदि मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B इस प्रकार की हो तो 3a² - 2b ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, मैट्रिक्स A दे दी गई है और मैट्रिक्स B दे दी गई है, तो हमें पूछा गया है कि 3a² - 2b का मान क्या होगा। अब ये सवाल वैसे है तो ये भी आसान सा ही, पर ये भी हम ट्राई कर लेते हैं क्योंकि सबके लिए करवा रहा हूं मैं, तो ट्राई कर लो इसको एक बार। चौथे सवाल में पहली बात तो दिया है मैट्रिसेस A और B दे रखे हैं। मैट्रिक्स A जो कि 2x2 का है, ये है 2 3 -1 2। इसके बाद मैट्रिक्स B है ना, इसमें दिया गया है 0 -1 4 और 7। ठीक है, अब पहले मन में सेट कर लो कि हमें करना क्या क्या है। हमें मान निकालना है 3a² - 2b का, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा मान a² का, उसके बाद में मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 2b माइनस में कर देंगे अलग से। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, a² निकालना चाहेंगे। सब जानते हैं जैसे x² का मतलब x × x होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही इस a² का मतलब मैं मानता हूं a × a होना चाहिए। तो a² का मतलब अगर a × a है तो इस a को डबल टाइम लिख दिया जाए यहां पर और फिर गुणा करना है बस। तो 2 3 -1 2। पहले चेक कर लो कि गुणा हो सकता है क्या। बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसके स्तंभ 2 और इसकी पंक्ति 2 बराबर है, हो सकता है गुणा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं विद रूल। तो इसकी प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ रखो इसके ऊपर, तो बनेगा 4 - 3 है ना। ये इससे गुणा करने पर ये बनेगा -2 अगेन -2, सही है ना। इसके बाद इससे गुणा करने पर बनेगा ये 3 × 2 6 + 6 और ये बनेगा -3 + 4। मतलब यहां से हम देख रहे हैं कि a² का मान आ गया ये 1 - 4 12 1, ये a² की वैल्यू आ गई है। अब हमें चाहिए 3a² - 2b की वैल्यू, तो वो साथ में निकाल लेते हैं। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि 3a² - 2b मतलब ये हुआ कि इसको तो गुणा करना है 3 से, तो गुणा पहले कर दो इसको। तो 3a² का मतलब होता है 3 - 12 36 और 3, फिर लगा दीजिए माइनस का चिन्ह और आगे आपको 2b करना है माइनस, तो b को मैं पहले ही 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस का चिन्ह बाहर पड़ाइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 8 है ना, फिर माइनस का 2 और 14। लास्ट में इसका मान निकालने के लिए इसको वापस घटा दो, तो बनेगा यहां से 3 - 0 3 -12 -8 मतलब माइनस का 20, यहां से 36 प्लस हो गया ना, अभी माइनस ये प्लस का चिन्ह, तो 36 + 4 40, 3 - 14 मतलब -11। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, इसे कर सकते हैं इसको हम आसानी से। अब आगे चले, आगे है 5वां सवाल। इसमें दिया है कि यदि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, ये मैट्रिक्स आप देख रहे हैं 2x4 की है, ये मैट्रिक्स जो है वो 2x4 की है और ये मैट्रिक्स 4x2 की है। तो आपसे ये कहा गया है कि मैट्रिक्स ए और बी इस प्रकार की हो तो दिखलाइए कि ए बी का मान बी ए के मान के बराबर नहीं होगा। हमने ये कल चर्चा की थी मैट्रिक्स के संक्रियाओं के गुणों में कि मैट्रिक्स योग में तो क्रम विनिमय का पालन करती है, लेकिन गुणा में हमेशा नहीं होती क्रम विनिमय, जनरली नहीं होती है, कई बार हो तो संयोग देखेंगे आप, लेकिन हमेशा नहीं होती है ये। अब यहाँ पर इस बात को हमें शो करना है कि यहाँ पर ये क्रम विनिमयता होल्ड नहीं हो रही है। तो मैं मानता हूं कि ये सवाल भी आप खुद ट्राई कर सकते हैं। पहले आप जरा सोच लीजिए कि क्या दोनों गुणा पॉसिबल तो है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। और यहाँ पर आप सीधा ही कर लो इसको फेल। कैसे? आप देख लीजिए ए गुणा बी करने पर ए गुणा बी पॉसिबल है क्योंकि ए का स्तंभ और बी की पंक्ति बराबर है, पॉसिबल तो है। लेकिन आप पहले सोच लीजिए कि ए गुणा बी का उत्तर किस कोटि का होगा? वो होगा 2x2। ये बच गया ना 2 2, तो ए बी जो है वो 2x2 की मैट्रिक्स आ गई है। अब बी ए की बात करें हम तो बी ए में पहले बी आ गया ना, तो बी के स्तंभ और ए की पंक्ति बराबर है, 2 और 2 बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और बाद में बी ए की कोटि क्या होगी? वो होगी बचे हुए एलिमेंट, वो है 4 और 4, मतलब बी ए की कोटि 4x4 है। तो कोटि समान नहीं है तो मैट्रिक्स समान होने का मतलब नहीं है। इसका मतलब बिना मल्टीप्लाई किए भी आप इसको कर सकते हो। बिना मल्टीप्लाई किए सीधा ही बता दो कि ए बी की कोटि किस प्रकार 2x2 आ जाएगी और बी ए की कोटि किस प्रकार 4x4 है। इसका मतलब असमान कोटि होने से ये कभी बराबर नहीं हो सकते। ऐसे ये सवाल शॉर्ट में हो रहा है। आगे छठे सवाल की बात करते हैं जो कि काफी अच्छा सवाल है। इसमें दिया गया है कि यदि f(x) का मान इस प्रकार की मैट्रिक्स को फॉलो करता हो तो हमें सिद्ध करना है fa प्लस एफ बी fa प्लस b होता है। इस बात को हमें वेरीफाई करना है। तो पहले जरा दिमाग लगाइए कि इसमें f(x) के माध्यम से ही ये fa और fb किस प्रकार निकालें। आपने 11th क्लास में 10th क्लास में ये बातें बार बार सीखी हैं कि फंक्शन में f के ब्रैकेट में हमेशा प्रांत आता है। जैसे यहाँ पर f के ब्रैकेट में x है तो x प्रांत है, और प्रांत हमेशा हम खुद अपने हिसाब से रख सकते हैं। भाई परिसर तो प्राप्त होता है, वो तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन प्रांत आप खुद रख सकते हो, हमारी चॉइस होती है वो। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो f(x) जो फंक्शन है वो इस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, और इस व्यवहार में हमें एक बार तो x का मान a रखना है और एक बार x का मान रखना है b, और बाद में हमें उत्तर मिलेगा fa प्लस b के रूप में। ठीक है, चलो इसको हम हल करें, देखिएगा इसको अच्छे से। पहली बात तो दिया ये है, हमें दिया गया है फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू, ये फंक्शन वैसे यहाँ पर मैट्रिक्स के फॉर्म में है लेकिन है ये फंक्शन ही। ठीक है, और आगे ये दिया गया है sin x है, फिर cos x 0 0 0 1। ठीक है, फंक्शन दिया गया है। अब हमें क्या करना है? इसके LHS को लेके चलना है और RHS को प्राप्त करना है। तो शुरुआत की जाएगी LHS से। LHS बराबर, LHS है इस प्रकार का fa प्लस fb। अब आप खुद ही सोच लीजिए, यदि f(x) ये है जिसमें x के स्थान पर ये x ही आ रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो fa निकालने के लिए x के स्थान पर a लिख दो, मतलब cos a sin a हो जाएगा, यहाँ पर sin a cos a, बाकी सब तो सब कांस्टेंट ही हैं। ठीक है, fb का मान निकाल लेते हैं। ये तरीका है, उसमें और कोई तरीका नहीं है बड़ा। एक मिनट, इसमें शायद एक गलती है सवाल में, प्लस है या गुणा है? हाँ, ये गुणा में है मैट्रिसेस। ये फंक्शन बीच में जो है गुणा का चिन्ह होगा, प्लस का नहीं होगा। तो बीच में गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, गुणा से ही ये सवाल होगा, प्लस से नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा देखें जरा, fa का मान यहां से ये आ जाएगा cos a माइनस साइन a 0, यहां से जो है साइन a cos a 0, और लास्ट में 0 0 1। इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, फिर एफ बी लिखना है, इसका मतलब लिखना है हमें cos b माइनस साइन b 0, यहां से साइन b cos b 0 0 0 और 1। ठीक है,
अच्छा, पहले आप सोच लो कि क्या मल्टीप्लाई हो सकता है ये? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों में प्रथम के स्तंभ द्वितीय की पंक्तियां समान है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होने लायक सवाल है। और पीछे बच गया 3 3, इसका मतलब 8 रिजल्ट आंसर आएगा 3 × 3 कोटि का। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम, जरा देखिएगा। प्रथम अवयव की पंक्तियां सेकंड के स्तंभ, ये होता है ना रूल। तो इसकी पहली पंक्ति उठा लीजिए और पहला स्तंभ इसको ऊपर रख दीजिए। तो cos A cos B से गुणा हो गया यहाँ से, है ना। cos A मल्टीप्लाई बाय cos B, फिर माइनस साइन A गुणा होगा प्लस साइन B से। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा अब तो साइन A और आगे है साइन B। आगे 0 0 से गुणा होके कुछ लिखना नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। फिर वही फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, और उसका रिजल्ट आएगा यहाँ पर लिखने वाला। तो cos A गुणा होगा माइनस साइन B से। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि माइनस में ही जो है साइन B है और cos A है, इसको इससे गुणा किया जा रहा है। इसके बाद में माइनस साइन A गुणा होगा cos B से। तो माइनस वापिस आ गया ना इसमें, माइनस साइन A cos B, और 0 से 0 गुणा के छोड़ देंगे इसको। उसके बाद में फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो 0, ये भी 0 और ये भी 0, मतलब यहाँ पर एट रिजल्ट 0 ही बचेगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर। ये इसकी फर्स्ट रो तैयार हो गई है। ऐसे ही सेकंड रो की बात करें, थोड़ा फास्ट करते हैं इसको हम। सेकंड रो रखो फर्स्ट कॉलम पर, तो बनेगा यहाँ से ये साइन A cos B, है ना, प्लस में cos A साइन B, सही है ना। आगे 0 था, छोड़ दो उसको। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो बनेगा माइनस में ये साइन A जो है साइन B, और फिर प्लस में होता है cos A cos B, और आगे 0 रहेगा। इसी प्रकार लास्ट में बात करते हैं थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 0 × cos B 0, ये भी 0 और ये 0 है, तो यहाँ पर 0 आ गया। ऐसे इसको इससे गुणा करने पर भी 0 आएगा। और थर्ड रो और थर्ड कॉलम से देखो 0 × 0, 0 × 0, लेकिन 1 × 1 है यहाँ पर, इसलिए इसका यहाँ पर 1 रहेगा। ठीक है, तो हम समझ रहे हैं कि इस प्रकार से ये मैट्रिक्स भी 3 × 3 का प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसको और सिंपल करो, क्योंकि हमें सिद्ध करना है इसको FA + B प्रकार का, तो ये और सिंपल भी हो सकता है ना। इसमें कुछ त्रिकोणमिति के फॉर्मूला काम कर सकते हैं। अब जरा देखिएगा, अगर आपने याद किए हैं तो 11वीं क्लास की प्रश्नावली 3 में आपको मैंने 30-35 सूत्र लिखवाए थे। उन सूत्रों में से 4 सूत्र यहाँ पर 2 सूत्र यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पर आप पहचान लो। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये होता है cos A + B, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर cos A + B। इसी प्रकार आगे यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो दोनों संख्या माइनस की है, और दोनों में से अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो दोनों संख्या बन जाएगी प्लस की, सही है ना। दोनों माइनस से बाहर आएंगे तो दोनों पीछे प्लस के बच जाएंगे, और एक साथ पूरा माइनस हो जाएगा ये। अब देखो आप क्या है, अब साइन A cos B प्लस cos A साइन B, ये होता है साइन A + B, तो सूत्र बन गया इसमें साइन A + B का। आगे 0, इसको रहने दो आप। फिर इसकी बात करें हम, तो यहाँ पर देख लीजिए साइन A cos B + cos A साइन B, ये होता है ये साइन A + B, तो इसको लिख देंगे हम साइन A + B। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि cos A cos B है, और माइनस में साइन A साइन B, मतलब ये कंडीशन इसकी जैसी ही है, बस आगे पीछे किया गया है। तो बात तो वही है ना, इसका मान वही होगा, बस cos A + B, आगे 0 है, और ये तीनों तो कांस्टेंट थे, 0 0 और 1। तो 3 × 3 का मैट्रिक्स आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि यदि इस फंक्शन में x के स्थान पर a हो तो उसको हम FA बोलते हैं, इसी फंक्शन में x के स्थान पर b हो तो उसको हम FB बोल देते हैं। इसी प्रकार इसी फंक्शन में अब x के स्थान पर कौन आ गया है, a + b, इसका मतलब इसको हम बोलेंगे FA + b, जो कि बिल्कुल RHS है। तो हमने यात्रा शुरू की थी LHS से, और हम पहुंच गए कहां पर, RHS स्थान पर। तो सिद्ध हुआ इस प्रकार कि हाँ LHS का मान RHS के बराबर होगा। तो हमने मित्रों आज के इस लेक्चर में मुख्यतः थ्योरी के 2 पॉइंट किए हैं, एक तो शून्य के भाजक और एक अवयव के धन पूर्णांक घाते। और बाद में हमने इस एक्सरसाइज 3.2 के शुरुआत के 6 सवाल डिस्कस किए हैं। अब मैंने 6 में से करवाए सिर्फ 2 या 3 ही हैं, आपको लगभग सवाल खुद ही करने हैं। और आप जानते हैं कि ऐसे सवाल मैं छोड़ रहा हूं जो आप खुद कर भी सकते हो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बच्चे जो हैं बहुत कम सवाल करके भेज रहे हैं।
तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यदि मैंने 6 सवाल में से आपको सिर्फ 3 सवाल बताए हैं तो आपका ये दायित्व बनता है एज ए स्टूडेंट कि जो मैंने 3 सवाल छोड़ दिए हैं वो आप करो और उनको व्हाट्सअप करके मुझे बताओ कि हमने सवाल ऐसे किए हैं सर, सही है कि नहीं, आप बताओ। तो मुझे आशा है कि आप जरूर भेजेंगे। ये काम जरूर करना है कि क्लास का है ना, क्लास का जो मुख्य उद्देश्य वो है कम्युनिकेशन। मैं केवल बोलता रहूं, आप केवल सुनते रहें, उससे काम नहीं चलेगा। उससे कोई मतलब सार गर्भित बात नहीं होगी। उससे ना तो मुझे होगा कि भाई मैंने क्या पढ़ा है, आपने क्या सीखा है, और ना आपको होगा कि हमने क्या क्या सीख लिया है। उसको आप टेस्ट करो। हमने जो सीखा है उसको आप टेस्ट करो। टेस्ट करना जरूरी है। अगर आप टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है, ये सब 2 महीने में साफ हो जाएगा अगर आपने टेस्ट खुद को नहीं किया तो। ये मजबूरी है, टेस्ट तो ले नहीं सकते हम। तो इसलिए मैं आपको आग्रह करता हूं कि आप मैंने जो 6 सवाल करे इनमें से जो मैंने छोड़े हैं वे सवाल आप खुद ट्राई करें, ईमानदारी से खुद करें, आपस में देख के कैसे ना करें, खुद करें। और उनको अगर आप सब करते हैं पूरा अच्छे से तो उसको आप मुझे उसकी फोटो खींच के भेजें, ताकि मैं देखूं कि हाँ कौन सा बच्चा किस प्रकार से अटेंड कर रहा है सवालों को। और अगर आप इसमें दिक्कत महसूस करते हैं, मान लो आपने 5वां सवाल किया और आपसे नहीं हुआ, तो रुके नहीं, अपने आप को दबाएं नहीं। आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं कि सर हमने 5वां सवाल ट्राई किया है, नहीं हुआ है, और आप उसकी फोटो भेज देंगे, हमने ऐसे किया सर, इसमें गलती बताओ क्या है, ताकि उसको हम सुधार कर सकें आगे। ठीक है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप कम से कम जो सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं वो तो पक्के ही करें। और जो विद्यार्थी अपने लॉकडाउन को अच्छे से पढ़ाई में व्यतीत कर रहे हैं वे तो 6 सवाल ही क्यों, आप जानते हैं कि ये पूरी प्रश्नावली आसान सी है। अगर आपने ढंग से थ्योरी की है तो पूरी प्रश्नावली इजी है। तो अगर आप 6 के आगे भी 7वां सवाल कर सकते हो, 8वां सवाल कर सकते हो, 10 सवाल तक मान लो कर सकते हो, तो करके भेजो, उससे मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एग्जाम्पल्स वो खुद करने ही है, नो डाउट वो खुद करोगे आप। एग्जाम्पल्स खुद करने हैं, प्रश्नावली के प्रश्नों को जो मैं छोड़ रहा हूं या जो मैंने किए उससे आगे वाले आप खुद कर रहे हो, तो उनकी फोटोज जरूर भेजें। इससे ही हम थोड़ा सा है ना होगा कि भी कितना आपने पढ़ा, ये अनुमान होगा इसका। तो बाकी हम कल पढ़ते हैं, आज के लिए इतना बहुत है।